अब आते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन कौन कौन से, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, प्रॉपर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। इट इज़ अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ रेगुलर ओव्यूलेशन, अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो ठीक है। फिर मिडिल स्पर्स पेन, मिड साइकिल पेन हो रहा है यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है। फिर डिसमेनोरिया, ओव्यूलेटरी साइकिल जो होती हैं वो मेनली पेनफुल होती हैं, ऑलवेज डिसमेनोरिया होएगा। माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन अगर सीवियर हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रहा है। अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने, फ्रूट क्रेविंग, मूड चेंजेस बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ये भी ओव्यूलेटरी साइकिल में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है कि जो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो होता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है और राइज़ करता है बाय 0.25 डिग्री सेल्सियस टू 0.25 डिग्री सेल्सियस आफ्टर ओव्यूलेशन। ये जो बायोफिजिक टेम्परेचर होता है ये प्रिडिक्टिव ऑफ ओव्यूलेशन होता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन टेम्परेचर थोड़ा सा 0.25 डिग्री सेल्सियस राइज़ करेगा, ठीक है। तो इसमें ये रहता है कि ये राइज़ करेगा 0.5। बायोफिजिक टेम्परेचर इज़ द प्रिडिक्टर ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि हाई लेवल्स होते हैं थर्मियोजेनिक प्रोजेस्टेरॉन के, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि और जो हाईएस्ट फर्टिलिटी स्पैन होता है 7 डे बिफोर द मिड साइकिल राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन ये इसके एडवांटेज क्या हैं कि ये ईजी है, इनएक्सपेंसिव है और इससे कॉर्पस ल्यूटेम डेफिशिएंसी भी पता चल जाती है। पर डिसएडवांटेज ये है कि कोई डेली कोई रिक्वायर्ड नहीं करेगा अपने टेम्परेचर को, एक्यूरेट भी नहीं और रेट्रोस्पेक्टिव है, तो इससे हम ज़्यादा पता नहीं कर सकते। और अब हमारे पास तो बेटर मेथड ऑफ ओव्यूलेशन आ चुके हैं, अल्ट्रासाउंड, हार्मोनल ऐसे ये सब आ चुके हैं। फिर होता है सर्वाइकल म्यूकोसिस स्टडी। सर्वाइकल म्यूकोसिस स्टडी सबसे ये भी एक तरीका है, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हमें पता है थिन रहता है और अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वो थिक हो जाता है। तो स्पिन बार्केट होते हैं कि इलास्टिसिटी जो होती है ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी में 10 सेंटीमीटर थ्रेड स्ट्रेस चेस्ट होता है कि वो जो सर्वाइकल म्यूकोसिस स्पिन मतलब स्ट्रेच हो सकता है अप टू 10 सेंटीमीटर ल्यूटियल फेज में, लेकिन वो विशियस हो जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। हैंस द प्रेजेंस ऑफ स्पिन बार्केट इन द मिड साइकिल फेज एंड इट्स डिसअपियरेंस इन द ल्यूटियल फेज इज एन एविडेंस ऑफ ओव्यूलेशन। अब आते हैं फर्म टेस्ट। फर्म टेस्ट क्या है कि म्यूकस को लेते हैं, ग्लास स्लाइड पे डालते हैं, ड्राइड और लुक देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो प्लॉरिफरेटिव फेज में तो फर्निंग ऑब्जर्व होती है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस, और जब ल्यूटियल फेज में होता है तो ल्यूटियोजेनिक फेज में प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट में वो फर्निंग चली जाती है, यानी कि ये इससे हमें पता चल जाएगा। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ वेजाइनल साइटोलॉजी कि इसमें क्या है कि कैरियोटाइपिक मैचुरेशन इंडेक्स देखते हैं कि विच रीचेस टू पीक ड्यूरिंग द एलएच सर्च ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। देयर इज अ स्टडी डिक्लाइन इन द इंडेक्स इन द ल्यूटियल फेज, ठीक है। शिफ्ट इन मैचुरेशन इंडेक्स टू लेफ्ट फ्रॉम मिड साइकिल टू मिड ल्यूटियल फेज, तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है फ्रॉम मिड साइकिल टू मिड ल्यूटियल फेज इज इंडिकेटिव ऑफ द ओव्यूलेशन। अब आते हैं हार्मोनल स्टडीज़। हार्मोनल स्टडीज़ में एक तो होता है मिड ल्यूटियल सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है, यूरिनरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किट्स आने लग गए हैं। मिड ल्यूटियल सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो डे 21 या 28 डे पे करते हैं। अगर मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml आ रहा है ये यानी कि इंडिकेशन ऑफ ओव्यूलेशन है और नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटेल एक्टिविटी है, और अगर लेवल जो है डे 21 या उस पर अगर लेस देन 3 आ रहा है सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल, मोर देन 10 आना है वो नॉर्मल, अगर लेस देन 3 आ रहा है तो यानी कि कॉर्पस ल्यूटेल डेफिशिएंसी है। यूरिनरी एलएच किट्स जो है, यूरिनरी एलएच किट्स भी अवेलेबल हैं। एलएच सर्च जो होता है 24 आवर्स होता है बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इससे क्या करता है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब एलएच किट से कि ओव्यूलेशन होने वाला है कि नहीं है, तो उससे हम टाइम क्वाइटस को प्लान कर सकते हैं। एंड टेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई रेडियो इम्यूनोएसे ऑन द मॉर्निंग यूरिनरी सैंपल, दिस कैन बी यूज्ड फॉर रिलायबली डिटेक्टिंग ओव्यूलेशन एंड इज टाइमिंग प्रोस्पेक्टिवली एंड टाइम क्वाइटस, ठीक है। अब आते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एक मेथड होता है उसमें 4 नंबर कैनुला से करते हैं, विदाउट ओपीडी में करते हैं, विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं। ड्रोटावेन म्यूफेरिमिक एसिड दे सकते हैं या फिर लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। 1% ज़ाइलोकिन 5 to 7 डेज़ बिफोर मेंस्ट्रुएशन करते हैं, डे 21 ऑफ द साइकिल में। तो इसमें क्या करते हैं और ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें सैंपल को डिवाइड करते हैं इनटू द पार्ट्स। एक पार्ट को हम भेजते हैं, 1 पार्ट इज सेंड इन नॉर्मल सलाइन में भेजते हैं फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई माइक्रोस्कोपी, एसिड फास्ट बेसिलाई कल्चर,
ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई माइक्रोस्कोपी, एसिड फास्ट बेसिलाई कल्चर एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट कैन ऑल्सो बी सेंट फॉर जीन एक्सपर्ट टेस्टिंग फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको तो हम भेजते हैं 10% फॉर्मेलिन में फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। तो अगर सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम आ रहा है यानी कि ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। और अगर प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम आई है तो इसका मतलब ये है कि अनओव्यूलेटरी थी साइकिल, ठीक है। और सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशंस आए हैं यानी कि ओव्यूलेशन हुआ है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी showing a lag of 2 to 3 days on histology is indicative of corpus luteal deficiency। अगर 2 से 3 दिन का लैग आ रहा है यानी कि corpus luteal डेफिशिएंसी। और हिस्टोपैथ में हमें ये भी पता कर सकते हैं बाय द एपिथेलॉइड ग्रानुलोमा, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है, समझ में आ रहा है। और न्यू पोटेंशियल मार्कर्स न्यूट्राइन रिसेप्टिविटी के साइटोकाइन इंटरल्यूकिन्स आर इन्वेस्टिगेटेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इन द एंडोमेट्रियल बायोप्सी स्पेसिमेन, ठीक है। उसको भी हमने देखा गया। अब इसके बाद हम आते हैं अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। फिर डे 10 से 16 के बीच में हमने देखा है कि फॉलिकल ग्रोथ होनी चाहिए 1 to 2 mm की। फिर उसके बाद जब 20 mm का जब हो जाता है वो, फिर भी उसके बाद उसे रप्चर होना चाहिए, फ्लूइड आ जाता है पाउच ऑफ डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ होती है कॉर्पस ल्यूटेम की। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है। ट्रायल एमिनर हो जाती है एंडोमेट्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। आफ्टर तो बिकम इकोजेनिक, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। और जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो 8 से 10 mm थिक हो जाती है ल्यूटियल फेज में अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और अगर थिन है एंडोमेट्रियम तो यानी कि कॉर्पस ल्यूटियल डेफिशिएंसी है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट विद एनसिड्स कैन डिस्टर्ब द ओव्यूलेटरी प्रोसेस एंड कैन रिजल्ट इन ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फेलिकल्स, हैंस देयर यूज इज लिमिटेड टू द मेंस्ट्रुअल फेज, ओके। अल्ट्रासाउंड्स में हमें PCOS, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियम है, ये सब भी पता चल जाएगा। फिर आता है लेप्रोस्कोपी। ये ओव्यूलेशन स्टडी के लिए नहीं होता, पर ये ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट के लिए होता है। लेप्रोटमी होता है मायोमेक्टमी वगैरह के लिए, ठीक है। WHO क्लासिफिकेशन क्या है अनएवुलेटरी डिसऑर्डर्स का, उसमें क्या है, एक तो ग्रुप 1 में तो हाइपोगोनोट्रोपिक हाइपोगोनेटिज्म है, हाइपोथैलेमिक एनीमिया है, इसमें मतलब लो FSH रहेगा। कार्लमैन सिंड्रोम हो गया, आइसोलेटेड गोनाडोट्रोपिक डेफिशिएंसी हो गया, एमनोरिया रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एनोरेक्सिया नर्वोसा अदर। फिर टाइप 2 में आता है ये अपना PCOS वाला, नॉर्मो गोनाडोट्रोपिक नॉर्मो ईस्ट्रोजेनिक, नॉर्मो GnRH वगैरह भी नॉर्मल रहेंगे, FSH-LH भी नॉर्मल रहेंगे, ईस्ट्रोडायल भी नॉर्मल रहेगा PCOS में। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है ओव्यूलेशन इंजेक्शन, IVF। तो एक और फिर आता है ग्रुप 3 में जो आता है, इसमें एलिवेटेड FSH रहेंगे, लो ईस्ट्रोडायल रहेंगे, प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, हाइपर गोनाडोट्रोपिक ऑन ओव्यूलेशन, इसमें IVF या oocyte डोनेशन करना पड़ेगा,